राजस्थान में 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से अंक गणित के हिसाब से 3 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरी सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर रणनीति तैयार की गई। सीएमआर में हुई इस बैठक में सीएम गहलोत के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि हर हाल में 3 सीट जीतेंगे। जनता पार्टी क्या करिए, वो कहें खरीद फरोख्त की बातें करते हैं, करें वो, लेकिन राजस्थान की जनता और राजस्थान के एमएलए खरीद फरोख्त को सफल नहीं होने देंगे। हम संयम लोढ़ा जी हमारे साथ ही जाएंगे, हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 सीट हम जीत कर आएंगे। राजस्थान जैसे बहादुर प्रदेश की नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद तिवारी जी को और मुझे चुना। उधर बात करें भाजपा की तो भाजपा ने 1 सीट पर घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि वो कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देंगे। मुझे लगता है कि तीनों ही उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतोष दिख रहा है और ये असंतोष किसी भी हद तक जा सकता है। सीधी सी बात है जी कि 1 सीट हमारी पक्की है, दूसरी सीट हमने पिछली बार भी लड़ाई थी, इस बार भी लड़ाएंगे। जो निर्दलीय हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनको हमने आह्वान किया है कि सरकार का समर्थन एक अलग बात है और राज्यसभा में मतदान अलग चीज है। बहरहाल राज्यसभा के रण में कांग्रेस 3 सीटों पर हर हाल में जीत दर्ज करने का दंभ भर रही है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर जीत के साथ दूसरी सीट पर उलटफेर की कोशिश में है। अब सबकी निगाहें भाजपा और कांग्रेस के सियासी घमासान पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के रण की। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीट के लिए जो मतदान हो रहा है, 31 तारीख मंगलवार आखिरी दिन है और उससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या पोजीशन रहती है। लेकिन बात अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो रोचक मुकाबला है। 3 कांग्रेस की ओर से, घनश्याम तिवारी भाजपा की ओर से। भाजपा का दावा है कि साफ दावा किया है कि हम वॉकओवर कांग्रेस को नहीं देंगे, यानी कि चुनाव होना तय है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हम कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आगे आएंगी अभी, और कांग्रेस ने दाव लगाया है अपने दिल्ली आला कमान के आदेश पर। उन्होंने जिसे चाहा उन्हें टिकट दिया। इधर बीजेपी ने घनश्याम तिवारी पर, और घनश्याम तिवारी फाउंडर मेंबर्स में से कह सकते हैं कि 1980 में जब जनसंघ से बीजेपी बनी तब वो यंग एज में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज रही या मनमुटाव रहा, पार्टी से अलग चले गए, वापस पार्टी ने भरोसा किया उन पर। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले मैं, और जानना चाहूंगा कि ये दोनों ही तस्वीरें जो साफ हो रही हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसमें जो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से सोचें तो 3 जो सीटें, जो 3 नाम, जो चेहरे बताए हैं, वो 3 चेहरे राजस्थान के नहीं होकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हैं। एक चीज। दूसरा, इसको लेकर के खासकर जो निर्दलीय खेमा है, जो कांग्रेस को समर्थन देता है, या बीपीटी ले लीजिए या और दूसरी जो सीपीएम वगैरह जो दल है, उनके समर्थन से जो कांग्रेस को समर्थन दिए जा रहे थे अभी तक, या जो निर्दलीय जो थे, तो उनमें मतलब एक वो जो 13 उम्मीदवार हैं जी, उन
पर अब दाव हो गया कि वो एक तरह से किंग मेकर हो गए, एक तरह से एक तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए। और जहां तक है बीजेपी का, तो बीजेपी का जो एक मैसेज ये है पार्टी की ओर से कि किसी भी गुट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे करके एक ऐसे पुराने अपने जो कार्यकर्ता को जो उन्होंने टिकट दे करके मैदान में उतारा है, जिनकी कम से दोनों साइड, दोनों ही मतलब कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिस तरह से तो उनका एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है घनश्याम तिवारी। और चूंकि वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं तो कहीं कांग्रेस में भी उनके अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ बीजेपी के स्वयं के भी जो उनका जो खासकर संघ से समर्थित जो लोग बाग हैं उनका तो उन्हें समर्थन है ही। और साथ साथ ही बहुत कुछ ऐसा है कि अगर जहां तक जो है उनका जो एक लोकसभा ये जो संसदीय कार्य प्रणाली में भी काफी उनका अनुभव रहा है और प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो जहां तक है तो वो बाहरी और क्षेत्रीय अगर माध्यम में लें तो अगर यूं देखा जाए तो मूल रूप से चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी होने के बाद में भी दोनों पक्षों के लिए समर्थन में आ जाते हैं, इसका मतलब तो उनकी जीत आसान है। बाकी जो ये तीन जो हैं, तीन में से जो हालांकि जो तो अगर महेश जी हम बात करें तो तीनों कांग्रेस और एक बीजेपी, वो तो कहीं रास्ते में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात ये आती है कि सतीश पूनिया जी ने जो बात कही है कि हम वॉकआउट नहीं देंगे, इससे पहले गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ भी कह चुके हैं, तो साफ है तस्वीर है कि बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, चुनाव होगा 3 तारीख के बाद में तस्वीर साफ होगी, क्योंकि उस दिन तक नामांकन वापस लेने का समय है। और अगर चुनाव होते हैं तो बाड़ेबंदी होगी, बाड़ेबंदी होगी तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसा एक नाम जो चलता है वो सामने आएगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, एक बात ये निकल करके आती है कि कांग्रेस ने स्थानीय पर किसी पे भी दाव नहीं खेला, ऐसा क्यों? देखिए योगेंद्र जी, ये जो राज्यसभा की परिकल्पना थी शुरू से ही वो इस तरीके की थी कि इसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य शामिल है। ये बनाए, इसका ओरिजिनल मकसद ये था कि कुछ जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। और ये वो लोग हैं जो कि चुनावी समर में नहीं उतरना चाहते हैं या नहीं उतर सकते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो ओरिजिनल मकसद ये था, और वो मकसद आज पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ओवरऑल एक गिरावट राजनीति में पिछले कुछ सालों में आई है। तो वो जो ओरिजिनल मकसद है मुझे नहीं लगता वो तो कहीं अभी वैलिड है, लेकिन इसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जरूर होता है और इसमें क्षेत्रीय उसको देखा नहीं जाता। दोनों ही पार्टियां, पार्टी विद डिफरेंस और ओल्डेस्ट पार्टी, इन सब ने ये किया है अपने अपने टाइम में। हमने वेंकैया नायडू जी को यहाँ से भेजा और अल्फांसो साहब को यहाँ से भेजा, ऐसे 20 एग्जाम्पल है। इसी तरीके इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये राष्ट्रीय सवाल तो अरुण जी, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कोई नायाब काम नहीं किया है। ये तो एक परंपरा सी बनी हुई है कि जहां पार्टी आलाकमान चाहते हैं वो उसी पे दाव खेला जाता है। उन्हें लगता है कि पार्टी के लिए कौन बेनिफिशियल हो सकता है उसको, क्योंकि सीमित अवसर होते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ विशेष आग्रह पर जुड़े हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर वो बैठक में, और बैठक के बाद हमने उनसे गुजारिश की है, तो क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, असेंबली के मेंबर हैं अभी। मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बाहर से कैंडिडेट्स को जरूर, जो दिल्ली से फरमान जारी होता है उसी को स्वीकार कर लिया जाता है, अगर राजस्थान नहीं सभी राज्यों में। तो क्या लगता है आपको कि एक रणनीति के तहत, या फिर वास्तव में इस पे एक आवाज मुखर होनी चाहिए कि स्थानीय को क्यों नहीं?
देखिए, ये आवश्यकता है लीडरशिप को। बहुत वर्षों पहले माननीय भगत सिंह जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर बने थे। ये पार्टी हाईकमान को डिसीजन लेना है। आज माननीय घनश्याम जी तिवारी कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन वो पार्टी ने डिसीजन लिया कि उनको बीजेपी वालों ने उनको राज्यसभा में भेजा जाए। ये पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करते हैं, स्टेट लीडरशिप स्टेट यूनिट डिसाइड नहीं करती। किसी भी पार्टी में जो नेशनल पार्टी है, यदि स्टेट यूनिट वाली पार्टी होती है कि स्टेट जो होगी तो फिर वो डिसीजन लेंगे। तो ये जो डिसीजन हुआ है ये सेंट्रल लीडरशिप ने लिया दोनों पार्टी से, क्योंकि दोनों नेशनल पार्टीज है, इसलिए ये जो भी निर्णय हुआ उस निर्णय की पालना पार्टी के स्तर पर करना होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। घनश्याम जी पे आप लोगों ने भरोसा किया वापस बहुत सारी चीजों को लेकर के। घनश्याम जी का जैसे अभी मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट इलेक्शन में 70 के एक फार्मूला होगा, 70 ईयर्स के बाद के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन 75 साल के घनश्याम तिवारी जी पे आप लोगों ने भरोसा किया है। और बीच की कुछ चीजें भी रही, हो सकता पार्टी में कई लोगों का विरोध भी है, उस हिसाब क्यों दिया गया। पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया जिससे पार्टी को 2018 के चुनाव में नुकसान है, लेकिन उस तमाम चीजों को खारिज करते पार्टी ने डिसीजन लिया है। ये खैर चले, आपकी अपनी पार्टी का रणनीति है और इसमें किसी का दखल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे भी कि क्या कोई भी पार्टी, जैसे अरुण जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने कोई अद्भुत काम नहीं कर दिया है कि तीनों बाहर से कैंडिडेट हैं, इससे पहले भी बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है। तो ये बाहरी और क्षेत्र का राज्यसभा चुनाव में कहीं कोई मुद्दा है, या फिर ये कहें कि तो पार्टी की रणनीति है, कोई किसी को भी उतार सकता है? ये भारी और लोकल का मुद्दा तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आज कांग्रेस के एमएलए और निर्दलीय एमएलए है वो कई तरह के उनके बयान आ रहे हैं। संयम लोढ़ा जी का भी बयान आ रहा है कि साहब कांग्रेस ने क्या किया, तीनों ही खाली कारतूस उतार दिए जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। भरत सिंह जी का भी बयान आ रहा है। ऐसे इस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए का बयान आ रहा है और निर्दलियों का भी बयान आ रहा है कि सर राजस्थान से कांग्रेस ने है। तो हम निश्चित रूप से दूसरा कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसने सैद्धांतिक सहमति देती है कि निश्चित रूप से कल सुबह 10 बजे विधानसभा के अंदर सभी एमएलए की मीटिंग होगी और एक हमारे दूसरा कैंडिडेट भी उतरेगा और हम कांग्रेस के और निर्दलीय उम्मीदवारों से अंतरात्मा की आवाज से आह्वान करेंगे कि भाई हमारे प्रत्याशी जो दूसरे प्रत्याशी है उसको भी वोट दें। गर्ग साहब, अब अंतरात्मा की आवाज किसी की जागृत होती है? नहीं, देखिए सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आज आप देखिए कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि बोले साहब क्या राजस्थान में कोई भी कैंडिडेट, हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने भी उतारा नहीं। ये कहना और अंतरात्मा की आवाज में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी गर्ग साहब, ये कहना और अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा को जोड़ना बड़ा अंतर है। आपको ध्यान होगा, एक भूपेंद्र यादव साहब को राज्यसभा में भेजा गया था, यहाँ से देवी सिंह जी भाटी साहब ने मीटिंग में कहा कि भाई कौन है, उन जनाब का चेहरा तो दिखा दो, उनको वोट देना है हमारे को। तो ये अंतरात्मा की आवाज जागृत नहीं होती है, पार्टी के बीच उसमें बंधे होते हैं सभी लोग। पुराने कार्यकर्ता है, बड़े सीनियर लीडर है और अजमेर से भी बिलोंग करते हैं भूपेंद्र यादव जी। ऐसा नहीं है, सब जाना पहचाना चेहरा है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, पहली बार देवी सिंह जी भाटी आपकी जब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दूसरा कैंडिडेट उतारेगी। कल सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग है और निश्चित रूप से सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है, निश्चित रूप से दूसरा कैंडिडेट उतारेगी और हम दूसरा कैंडिडेट भी जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे पास में सरप्लस में वोट है और हम निर्दलीय और कांग्रेस के जो भी विधायक है उनसे समर्थन लेके आज कांग्रेस ने क्या किया, आज मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, आज साहब ट्रांसफर पोस्टिंग से स्टे हटा दिया। अरे ट्रांसफर पोस्टिंग से स्टे कब हटाया? जब उनको लगा कि एमएलए भाग जाएंगे। अब उनको लालच देने के लिए आप ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन हटाया है कि साहब एमएलए की डिजायर पे अब बाड़ेबंदी में। तो आप ये देखिए, गर्ग साहब आपको क्या लगता है, गर्ग साहब अब क्या लगता है आपको कि ट्रांसफर से बैन विड्रॉ करने के बाद अब विधायक के बाड़ेबंदी में बैठ के डिजायर लिखते रहेंगे? निश्चित रूप से बाड़ेबंदी करेगी कांग्रेस। 48 दिन पहले बाड़ेबंदी हुई है, निश्चित रूप से ये बाड़ेबंदी पे करेगी। आप लालच दे रहे हैं ना,
आज एमएलए को लालच देने के लिए आप काम लोग नहीं करेंगे क्या? देना चाहे है, आप देने का क्या उचित है? सर बाड़ेबंदी देखो, कोई बाड़ेबंदी नाम दे देता है, कोई इसे प्रशिक्षण शिविर दे देता है, कोई दक्षता शिविर दे देते हैं जिसमें हम लोग बड़े हुनरकार तैयार करेंगे। तो ये अपना अपना एजेंडा, लेकिन आम भाषा में समझ में जो आती है बात होती है बाड़ेबंदी। चले, आप कुछ कह रहे हो, उसका जवाब अरुण जी बहुत उतावले हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी अरुण जी। नहीं, मैं उतावला नहीं हूँ योगेंद्र जी, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, एक कैफी आजमी साहब का बड़ा मशहूर गीत है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी उस आहट की इंतजार में, मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये सरकार गिरेगी, अब देखो जैसे राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, वो जब करेंगे तब गिरेगी। अब ये राज्यसभा पे आ गए हैं कि वो संयम लोढ़ा जी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, सिर्फ उस उम्मीद में ये एक और कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यूं तो हम सब प्रजातंत्र की बातें करते हैं कि खुला प्रजातंत्र होना चाहिए। एक पार्टी में एक एमएलए अपना कोई विचार व्यक्त कर रहा है, एक मंत्री कोई ट्वीट लिख रहा है, या मुख्यमंत्री खुद किसी सभागार में पूछ रहा है, भाई अध्यापकों के ट्रांसफर में पैसे तो नहीं देने पड़ते। ये बात आजकल अचंभित होके देखी जाती है। इस प्रजातंत्र को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस में तो प्रजातंत्र छुट्टी पे चला हुआ है। किसी की हिम्मत है कोई कुछ बोल सकता हो? केंद्रीय मंत्रियों की भी आवाज बंद है। 1-2 अपवादों को छोड़ दीजिए जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और ऐसे में मतलब ये बात करना, हम एक नया कैंडिडेट लाएंगे और हमें फिर उम्मीद है कि कांग्रेस में से कुछ विधायक छटक के अंतरात्मा की आवाज पे सुरेश गर्ग जी के कहने से वोट डालेंगे। ये वही है कि आप छीके की तरफ लगातार बिल्ली देख रही है और 2-3 छीके गिरा भी पाएगी इस तरीके से, पर राजस्थान वाला छीका थोड़ा डिफरेंट है योगेंद्र जी। ये नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूटेगा और 1.5 साल तक ये सरकार मजबूती से। आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? जब अमित शाह जयपुर दौरे पे आए थे, जेईसीसी में उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपना काम करे, हम किसी सरकार को गिराने वाले नहीं है, ना किसी सरकार को गिराने की हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश किसे कहते हैं सर? अंक गणित का काम है राज्यसभा का चुनाव, अंक गणित इनके फेवर में नहीं है, फिर भी ये कैंडिडेट खड़ा करके इस उम्मीद में कि कोई धन्ना सेठ 5वां खिलाड़ी लाएंगे और शायद चुनाव जीत जाएंगे। और तिकड़म किसको कहते हैं योगेंद्र जी, क्या परिभाषा? चलिए मैं आऊंगा वापस आपके पास में, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर ये अभी गर्ग साहब ने कहा कि उसका ट्वीट आया है, उसका ट्वीट आया है, कांग्रेस में इस तरह से बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी की रणनीति अंतरात्मा और ये जो ट्वीट्स हैं इसी को आधार बना करके बना रही है 5वें कैंडिडेट को बीच में लाने की? नहीं, ये इसमें ये जो चीज आ रही है, जो अंदर तह ले रही है, और वो अपनी गुंजाइश ये देख रही है कि अगर कोई ऐसा जो कैंडिडेट जो राजस्थान का हो और उसका अच्छा मतलब प्रभाव चाहे उद्योग जगत में हो, उसे लाकर के अगर दिया जाए जो दोनों को प्रभावित कर सके, दोनों फिल्मों को, ये समझ के हो सकता है कि ये जो कल की मीटिंग में ये किनको लाते हैं किनको नहीं। और एक ये भी है, इस बार जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था और जिस क्षेत्र में हुआ था, और वो है आदिवासी क्षेत्र में हुआ था, तो एक आदिवासी प्रत्याशी को खड़ा करने की भी बात हो रही थी। ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस मतलब किसी आदिवासी को दे सकती है। लेकिन अब जो चेहरे जो दिए गए हैं उसमें गौर करने की बात है। अमित वाजपेयी जो है, इनका एक कैंडिडेट जो जिसे बोल रहे ब्राह्मण कह दीजिए प्रत्याशी हैं, तो इसकी तर्ज पे जो हमेशा बीजेपी में ये जो हमेशा ये समय रहता था कि ब्राह्मण पीछे हो रहे हैं भाजपा में और दूसरे वर्गों को उभारा जा रहा, तो ये घनश्याम तिवारी को जो लेके आए हैं, शायद इस समीकरण को यूं देखा जा सकता है
और जो मुकुल वासनिक है जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका ये देखा जा रहा है जो कद इस बात से आका गया है कि वो प्रभारी भी रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा वो दलित वर्ग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जातीय उस स्थिति को भी उसका आकलन करके भी प्रत्याशी सोच समझ के उतारे हैं। और ये भी बात नहीं कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य नहीं, काफी वो अब सुरजेवाला का लीजिए, सुरजेवाला भी प्रभावशाली आज प्रवक्ता के रूप में माने जाते हैं, जो जिस तरह के भी जो राष्ट्रीय स्तर के जो वो दे रहे हैं और बयान जो देते हैं, और वही एक तरह से दिखता है कि भाई कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई भी मौजूदा सरकार के खिलाफ जिस तरह के मतलब प्रभावशाली तरीके से विरोध के रूप में या मतलब क्या कहते हैं कमियों को रूप में उजागर करने वाला एक चेहरा है, तो निश्चित रूप से वो भी एक वर्ग विशेष का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो कि राजस्थान में प्रभावशाली मतलब वर्ग कहलाता है, जिसे जो जाट समुदाय। तो ये सारी जो चीजें तो उनका ध्यान में रखते हुए किया गया। अब अगर कोई किसी को उतारा जाता है तो एक सिर्फ वैश्य समाज रहता है, तो अब ये वैश्य समाज में उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उद्योगपति आएगा, तो ये एक संभावना और की जा सकती है। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि सतीश पूनिया जी साफ कह चुके हैं कि वॉकआउट नहीं देंगे, तो साफ है कि चुनाव तो होना तय है। बिल्कुल। मैं रामनारायण जी के पास आना चाहूंगा एक बार। मीना साहब, मीटिंग में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, और क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस में कहीं डर है कि तीसरी सीट को लेकर अगर बीजेपी कैंडिडेट उतारती है तो हमें कहीं परेशानी में ना डाल दे, ऐसा कुछ है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है। योगेंद्र जी, कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी जैसी है जिनके वोट कहीं जाने वाले नहीं है, वो दिखा के देंगे एजेंट को, बिल्कुल, इसलिए उसमें कोई खतरा नहीं है। अब रही निर्दलीय की बात, अब निर्दलीय आदमी नहीं दे या दे उनकी अपनी स्थिति है, तो ये जो तीसरा कैंडिडेट है हॉर्स ट्रेडिंग वाला कैंडिडेट होगा पैसे के बलबूते पे। आपको पता है देश की संपत्तियां बेची जा रही, जयपुर का एयरपोर्ट में 58 साल की लीज पे दे दिया, तो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी न किसी के पास जा रहा है। तो ये पैसा बहुत है लोगों के पास आज की तरह। वो जमाना गया जब नेहरू जी ने इंदिरा जी ने संपत्तियां बनाई थी, आज बेची जा रही है। तो देश की जो स्थिति है उसमें पैसा कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, किसी पूंजीपति के पास जा रहा है। पूंजीपतियों का सहयोग किस पार्टी को मिलेगा? आपको और हमको जानते हैं सबसे ज्यादा जनता कौन पार्टी ले रही है। तो ये बिल्कुल पूनिया जी जो कह रहे हैं वो पैसे के आधार पे, बलबूते पे या हॉर्स ट्रेडिंग अपन जो कहें उस आधार पर कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है और कैंडिडेट राजस्थान के विधायक बिकने वाले करते ही नहीं है, ऐसा सब लोगों की भावना से प्रतीत होता है। इसलिए बीजेपी अपना जो ढूंढ रही है वो इसमें सफल नहीं होगी, कांग्रेस तीनों सीटें जीतेगी। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल। चलिए, तीनों सीट कांग्रेस जीतेगी, ये दावा है। एमएलए साहब रामनारायण जी हमारे साथ में जुड़े हैं। कांग्रेस विधायकों की बैठक भी हुई है, बैठक के बाद में जो कुछ आला कमान के निर्णय से अवगत कराया गया है। मीना साहब, मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा, अगर पार्टी लाइन आप नहीं बंधे हुए तो बैठक जो है वो हो चुकी, और बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है? देखिए, वो मैं बैठक के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का स्पोक्समैन नहीं। जी, चलिए, मैंने इसी वजह से कहा कि अगर पार्टी लाइन बाधा नहीं आती हो तो हम कुछ जानना चाह रहे थे इसमें। खैर, चलिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पार्टी की अपनी वादा करता ही नहीं है, मैं इस स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे मेरी सीमा में रहना चाहिए। मेरे को पार्टी इतना विश्वास करती है कि मैं बोलूंगा तो मैं स्पोक्समैन से भी ठीक पोजीशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सीमा में रहना चाहिए, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। जी, चलिए, गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि 4 सीटें, हम मान के चलते हैं कि चौथी सीट बीजेपी के पास में जाएगी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर 3 सीट हमारे खाते में जाते हैं। हमारे पास में सफिशिएंट मेंबर हैं, जितने चाहिए 123 चाहिए, लेकिन हमारे पास में 126 का बहुमत है, तो तीनों सीट हमारे खाते में जाती हैं। लेकिन बीजेपी ये जानबूझ करके भी हर बार इसी तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करती है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग हो और एक ऐसी स्थिति पैदा हो कि आपस में लोगों के अंदर
मन के अंदर एक इस तरह की आशंका है पैदा करने वाला माहौल बीजेपी बनाना चाहती है, ये कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं। अभी रामनारायण जी ने जैसे कहा कि संख्या बल हमारे पास में सफिशिएंट है, तो कहीं कोई बात ही नहीं है कि बीजेपी बेवजह अगर चुनाव लड़ा रही है, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही कहना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब कांग्रेस को पता है कि अपने पास संख्या बल है, फिर डर किस बात का? अगर बीजेपी दूसरा कैंडिडेट उतारे तो कांग्रेस, आप हमारा चेहरा देख लो। रामनारायण जी कह रहे हैं कि डर नहीं रहे, हम डर नहीं रहे, बड़े हंस के जवाब दे रहे हैं। तो कांग्रेस को तकलीफ दिया है, वो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 23 है, 110 है, 115 है, 115 है, चुनाव में पता लग जाएगा। कैंडिडेट आते हैं तो आपको घबराने की, कांग्रेस क्यों घबरा रही है? हमको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर ये डिसीजन हुआ कि भाई हम दूसरा कैंडिडेट उतारना है, तो हम निश्चित रूप से कल दूसरा कैंडिडेट डिसाइड करके उतारेंगे। अब इसमें कांग्रेस अगर डरती है तो डरो साहब, बाड़ेबंदी कांग्रेस को करनी तो करे, क्योंकि पहले भी 48 दिन तक बाड़ेबंदी में रह के आए हैं, तो ये वापस बाड़ेबंदी में रह के आएंगे। डर की मारी आज जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग पे से बैन हटाया है, कांग्रेस को कहीं कहीं डर लगा होगा तभी तो ट्रांसफर पोस्टिंग पे से बैन हटाया। कितने दिन से बैन था, आज ही क्यों हटाया? क्योंकि अब इसमें लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा। एमएलए की डिजायर के ऊपर अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एमएलए को खुला छोड़ दिया कांग्रेस के कि भैया आप पैसे कमाओ ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दूसरा कैंडिडेट उतारेगी और हो सकता है वो दूसरा कैंडिडेट भी जीत के आ जाए, हो सकता है। लेकिन हमारा होस्ट रेटिंग में कोई विश्वास नहीं है, हमारा होस्ट रेटिंग में कोई विश्वास नहीं है। जब आपके पास एमएलए है तो आप देखो, हमारे होगा तो हमारे पास जीत के आएंगे। एक लाइन में रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं। अभी सबसे पहली डिजायर बीजेपी के एमएलए की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी पार्टी को नहीं देखते हैं, हम बहुत से एमएलए को देखते हैं जो डिजायर लेके आए। एक बात। नंबर 2, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं ये डर करते ही नहीं है। आप अंदाजे से बात मत करिए, मेरा चेहरा देख लीजिए, आपके चेहरे से ठीक है। और जाना आना ये कहीं आप हमारे को बरगला है, फालतू की बाजार में हवा फैलाएं, उस हवा से दूर रहने के लिए हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। इसलिए हम कहीं भी जाए आपको क्या जाए, मैं गाँव से आ रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, देखिए आप मेरा घबरा क्यों रहे हो? फिर आप घबरा क्यों रहे हो? लोगों को आप तो सीनियर नेता हो, घबरा क्यों रहे हो? आज भी दूसरा घबराने की बात ही नहीं है, देखा जाएगा 10 तारीख को क्या रहता है। साहब आप तो जानते हो देश की समस्या बढ़ाने का इनको जिता के लाइए, अगर हमारा होगा तो हम दो लेकिन आपकी डिजायर चलेगी, आप बताओगे चलेगी। दूसरा वॉकओवर देना चाहिए हमको, कांग्रेस देना, तो हम इसलिए दूसरा कैंडिडेट उतार रहे हैं। अगर अंतरात्मा की आवाज से अगर मान लो निर्दलीय वोट देते तो क्या तकलीफ है? उतारिए, हम भी चाहते हैं आप 10 मार्च उतारो ताकि संतोष हो जाए। एक तो हमारा कैंडिडेट ले लिया आपने घनश्याम तिवारी को, कोई बात नहीं। क्या घनश्याम तिवारी हमारे है ना? अरे सर वो घनश्याम तिवारी जी ने खुद ने बोला मैंने मेंबरशिप भी नहीं ली थी कांग्रेस की। घनश्याम तिवारी जी ने खुद का स्टेटमेंट है, मैंने कांग्रेस की मेंबरशिप भी नहीं ली थी। ठीक है, लेकिन हमारे टाइम के नेता है, जनसंघ के टाइम के नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले बहुत कद्दावर नेता रहे हुए हैं। आप कैसे बात करते हो कि कांग्रेस के हो गए? हम दोनों बहुत नजदीक है, चिंता मत करो, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। चलिए समय कम है, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल होगा, आप डरी हुई बात कह रहे हैं कि डर है कांग्रेस में, ये बीजेपी लगातार बात कह रही है कि ट्वीट वगैरह जो सब कुछ चल रहे हैं इससे बीजेपी में के कांग्रेस के अंदर खाने में थोड़ा डर का माहौल है, इसी वजह से मुख्यमंत्री जी को दखल करना पड़ रहा है, सबसे आश्वासन ले रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे तो ये कहना है कि ये जो गर्ग साहब का कॉन्फिडेंस है वो डराने वाला ज्यादा है। अब देखिए, अगर ये घबराहट और डर है तो उसकी जड़ में जाना चाहिए। हिंदुस्तान के नक्शे पे आज 8-10 जगह ऐसी घबराहट के सबूत मौजूद हैं। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मणिपुर हो, पिछली बार का गोवा हो, मतलब इनसे घबराना कोई बुरी बात नहीं है।
अगर इस पिछले 8 साल में विकास का मॉडल देखना हो योगेंद्र जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 2 चीजें देखिए आप। एक, श्रीमान अडानी जी ने 2012 में अप्लाई किया था कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, बैंक का लोन नहीं दे सकता। 10 साल बाद वो आदमी विश्व का 5वें नंबर का अमीर आदमी है। इसका एनालिसिस विद हो जाएगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, इस मुद्दे पे कभी आएंगे। अडानी जी के सफलता के सफर पर मैं किसी दिन बात करूंगा। आज मैं माफी चाहूंगा, आज मेरा एजेंडा राज्यसभा था। अडानी यूनिट लगा रहा तो उसको मना कर दीजिए ना। आपको अगर अडानी जी को बीजेपी का करेक्टर नहीं बताना चाहिए इस टाइम, बाद में बताएंगे। आज थोड़ा जल्दी बताएंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं खास खबर को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, राज्यसभा की तस्वीर अभी तक साफ हुई नहीं है। हमने प्रेजेंट जो पोजीशन है उसको लेकर के चर्चा की है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। अगर 5वां कैंडिडेट मैदान में आता है तो निश्चित रूप से इलेक्शन होगा तो क्या कुछ तस्वीर रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, कहीं हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे पास में संख्या बल सफिशिएंट है। बीजेपी अंतरात्मा की आवाज पे कोई कैंडिडेट लाना चाह रही है और इनको उम्मीद है कि जिस तरह से ट्वीट या चर्चाएं चल रही हैं उससे हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है, ये कांग्रेस का दावा है। तो चले, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।